क्वथनांक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है क्वथनांक? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो बच्चों, वायुमंडलीय दाब पर वह टेम्परेचर या वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव उबलना शुरू हो जाता है, वो तापमान क्या कहलाता है? इसका क्वथनांक कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम बात करें तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव गैस में बदलने लगता है, वो इसका क्या कहलाता है? वो इसका क्वथनांक कहलाता है। उदाहरण जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसे केल्विन पैमाने में देखें तो हमने आपको पहले भी बताया था कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में चेंज करने के लिए इसमें 273 जोड़ देते हैं। तो 100 में हम 273 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। अलग अलग द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। बच्चों, मैं सोनाली, आपकी साइंस टीचर, आज आपके लिए कक्षा 9 विषय विज्ञान का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी तो इसको समझेंगे और एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट या एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। इस प्रयोग में हम ये एक बीकर लेते हैं। ये एक बच्चों ये एक बीकर है और इसमें हम ये जल लेते हैं। ये बीकर में हमने क्या लिया है? ये हमने जल लिया है और इस जल में हम ये कांच की छड़ है, इसको हम ये डाल देते हैं। और इसी जल में ये एक स्टैंड की सहायता से, ये एक थर्मामीटर है, इसको हम एक स्टैंड की सहायता से इसी जल में हम लगाते हैं, जो कि इस जल का हमको तापमान बताएगा। अब इस बीकर को हम एक बर्नर के द्वारा गर्म करते हैं। ये देखिए बर्नर है और जब बर्नर को जलाएंगे तो हम इसको बीकर के जल को गर्म करेंगे। तो बच्चों, जैसे ही बीकर का जल इस ऊष्मीय ऊर्जा को लेने लगेगा तो बीकर का जल क्या होगा? धीरे धीरे इसका तापमान बढ़ने लगेगा। और जब ये तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा, जब ये तापमान बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा तो बीकर का जल क्या होगा? ये उबलने लगेगा। तो बच्चों, हमने बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक है और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल ने क्या करा? उबलना शुरू किया। तो ये क्या है? इसका क्वथनांक है, क्योंकि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वो इसका क्वथनांक कहलाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्योंकि जल का क्वथनांक है तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाएगा। अब हम देखेंगे बच्चों कि ये जल को ऊष्मीय ऊर्जा तो बराबर दी जा रही है, लेकिन अब इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो ये क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या वजह है कि हम बराबर ऊष्मीय ऊर्जा इसको दे रहे हैं जल को, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा रहा है? तो बच्चों, इसका कारण है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। इसमें बच्चों एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो ऊष्मीय ऊर्जा इसको दी जा रही है, उसका प्रयोग ये जो जल है, अब इसने उबलना शुरू कर दिया तो अभी अपनी अवस्था परिवर्तन में करने लगता है। यानी कि जो इसके जल के अणु हैं ये धीरे धीरे गैस में बदल रहे हैं, तो अपनी अवस्था परिवर्तन के लिए इस ऊष्मा का प्रयोग करता है, ना कि अपना तापमान बढ़ाने के लिए। अब क्योंकि ये तापमान बढ़ाने में नहीं कर रहा, अपनी अवस्था परिवर्तन में कर रहा है, इसीलिए इस ऊष्मा के कारण इसका तापमान नहीं बढ़ता। और इस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? इसको हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बच्चों, अगर हम मान लीजिए कोई द्रव है उसका हम 1 किलोग्राम ले लें, कोई द्रव है उसको 1 किलोग्राम ले लें और उस 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, क्वथनांक यानी जिस पर वह उबलने लगे, उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मतलब पूरे के पूरे 1 किलोग्राम द्रव को गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। क्यों रहता है? अभी हम समझ चुके हैं, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच में आकर्षण बल को तोड़ती है। क्योंकि बच्चों, पानी एक द्रव अवस्था है और जब इसके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है, जब वो टूटेगा तभी तो वो द्रव अवस्था गैस में बदलेगी। तो ये जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है, ये पानी के कणों के बीच
आकर्षण बल को तोड़ती है, जिससे कि वो गैस में बदलने लगी। अतः ये जो इसका उपयोग है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का, ये पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए किया जाता है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। बच्चों, अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बाष्प यानी कि भाप के कणों में अगर ऊष्मा देखें और पानी के कणों 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही पानी के कणों की ऊष्मा को देखें, तो किसकी ऊष्मा या किसकी ऊर्जा अधिक होगी? तो बच्चों, भाप के कणों की ऊष्मा अधिक होगी। जो बाष्प के कण हैं या भाप के कण हैं, उतने ही तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा को ग्रहण करेंगे, क्योंकि भाप के कणों ने बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर रखी है। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जो भाप के कण हैं, इन्होंने गुप्त ऊष्मा के रूप में भी अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लिया है। और इसी वजह से कहते हैं कि सेम तापमान पर पानी की अपेक्षा भाप से अगर हम जलते हैं तो वो ज़्यादा जलन होती है। क्यों? क्योंकि उस पर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भाप में अतिरिक्त होती है। अब आगे समझते हैं। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। तो बच्चों, पहले हम पढ़ के आए हैं, उस आधार पे हम कह सकते हैं कि तापमान में अगर हम परिवर्तन कर दें तो पदार्थ की एक अवस्था को हम दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसको हम देखिए इसके द्वारा भी समझते हैं। ये है ठोस अवस्था है ये, और ये द्रव अवस्था है, और ये गैसीय अवस्था है। ठोस अवस्था को अगर हम ऊष्मा दे दें तो ऊष्मा देने पर ये किस में बदल जाएगी? ये द्रव अवस्था में बदल जाएगी। और द्रव अवस्था को अगर हम ऊष्मा दे दें यानी उसे गर्म कर दें तो वो गैसीय अवस्था में बदल जाएगी, क्योंकि ठोस अवस्था को ऊष्मा देने से इसके जो कण हैं या इसके जो अणु हैं उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी और उनका आकर्षण बल कम हो जाएगा और उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ने लगेगी, जिससे ठोस अवस्था किस में बदल जाएगी? द्रव अवस्था में। इसी प्रकार द्रव अवस्था को ऊष्मा दे दें तो ये गैसीय अवस्था में बदल जाती है। अगर इसका उल्टा हम देखें, गैसीय अवस्था को अगर हम शीतलता प्रदान करें यानी कि हम तापमान को कम कर दें तो ये किस में बदल जाएगी? तब ये द्रव अवस्था में बदल जाएगी। और द्रव अवस्था को अगर शीतलता दें यानी कि इसका तापमान हम और कम कर दें तो द्रव अवस्था किस में बदल जाएगी? ठोस अवस्था में बदल जाएगी। तो हमने देखा कि तापमान को परिवर्तित करके हम पदार्थ की अवस्थाओं को एक से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, या गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ऊर्ध्वपातन। ये क्या होता है ऊर्ध्वपातन? कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बच्चों, अभी तक हमने देखा कि ठोस अवस्था का अगर हम को ऊष्मा दे दें तो ये किस में बदल जाती है? द्रव अवस्था में। और द्रव को ऊष्मा दे दें तो ये गैसीय अवस्था में बदल जाती है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित ना होकर के सीधे किस में बदल जाते हैं? गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, मतलब ये द्रव अवस्था में नहीं बदलते बल्कि ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को बच्चों हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निक्षेपण क्या है? निक्षेपण इसकी जस्ट अपोजिट प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया होती है। यानी कि इसमें गैस से सीधे किस में बदलती है? ये सीधे ठोस में बदलती है। और जब गैसीय अवस्था सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है तो इस प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं हम ऊर्ध्वपातन के। तो बच्चों, इसके उदाहरण है कपूर का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना। कपूर तो आप सभी जानते हैं, पूजा करते हैं, पूजा में कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम कपूर को हम किसी उस पर जो नवरात्रि के दिनों में हम अग्यारी वगैरह करते हैं या फिर दीपक जलाते हैं, उसमें कपूर अगर हम जलाएं तो आप देखते हैं कि कपूर कभी भी द्रव अवस्था में नहीं आता, बल्कि ये सीधे ठोस अवस्था से बाष्प बन के उड़ जाता है। इसी तरीके से नेफ्थलीन की गोलियां क्या होती हैं? जिनको हम कपड़ों में डालते हैं। अगर हम किन्हीं कपड़ों को लंबे समय तक रखने जा रहे हैं तो उसमें हम नेफ्थलीन की गोलियां डाल करके रखते हैं, जिससे कि उसमें कीड़े उत्पन्न ना हो। तो बच्चों, ये भी कभी द्रव अवस्था में नहीं आती बल्कि ठोस से सीधे बाष्प के रूप में उड़ जाती हैं। तो ये दोनों ही ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है।
एक उदाहरण और है इसका, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है, क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NH4Cl। इसका भी बच्चों, इसका भी उल्पातन होता है, ये भी सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब आगे चलते हैं। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं बच्चों, ठोस, द्रव और गैस। अब ये तीनों अवस्थाएं आपस में बदल जाती हैं, जैसे ठोस द्रव में बदल सकता है, द्रव गैस में और गैस ठोस में। तो तीनों के आपस में बदलने को हम क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। ठोस जब द्रव में बदलता है, ठोस जब द्रव में बदलता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं संगलन। ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, संगलन कहते हैं। और इसी प्रकार से जब द्रव ठोस में बदलता है तो इसको कहते हैं हम जमना। द्रव के ठोस में बदलने को हम क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। इसी तरीके से जब द्रव गैस में बदलता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। और गैस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन। जब गैस द्रव में बदलती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम संघनन कहते हैं। अब चलते हैं, जब गैस ठोस में बदलती है तो इसे हम क्या कहते हैं, निक्षेपण। गैस के ठोस में बदलने को बच्चों क्या कहते हैं, हम निक्षेपण। और जब ठोस गैस में बदलता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ये हम सब पीछे पढ़ चुके हैं इनको विस्तार पूर्वक, ऊर्ध्वपातन क्या है। तो ये थी बच्चों द्रव की तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, आपस में ये चेंज होती रहती हैं और इनके आपस में बदलने के प्रोसीजर को हम क्या क्या कहते हैं, ये हमने यहाँ पर समझा। अब आगे चलते हैं। ताप परिवर्तन का प्रभाव। अभी तक बच्चों हमने देखा कि ताप परिवर्तन का पदार्थ की अवस्थाओं पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि यदि हम तापमान घटा दें और सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, यानी कि संपीड़ित यानी कि उसको दबाएं, उस पर प्रेशर डालें, तो तापमान घटने पर जब हम उस पर प्रेशर डालेंगे तो कणों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कणों के बीच की दूरी के कम होने से जो गैस अवस्था है वो किस में बदल जाएगी, वो द्रव अवस्था में बदल जाएगी। यानी कि दाब बढ़ा दें और तापमान घटा दें तो हम गैस को किस में बदलते हैं, गैस को हम द्रव में बदल सकते हैं। इसके लिए 2 पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण क्या आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं और जिससे गैस किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। अब इसका हम उदाहरण देखें तो बच्चों इसका उदाहरण है LPG। LPG LPG क्या होती है, इसको हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घर में रसोई में सिलेंडरों में भरी जाती है। इसका पूरा नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इंग्लिश में, और हिंदी में कहें तो द्रवित पेट्रोलियम गैस। यानी कि इसमें क्या होता है, जो पेट्रोलियम गैस होती है उसको तापमान घटाकर और उस पर उच्च प्रेशर डाल करके हम उसको किस में बदल देते हैं, उसको हम द्रव में बदल के सिलेंडर में स्टोर कर लेते हैं। तो जो हमारे घर के गैस सिलेंडर हैं उनमें बच्चों ये द्रवित रूप में पेट्रोलियम गैस उपस्थित रहती है, जो कि हमारे खाना बनाने के काम आती है। तो ये भी दाब परिवर्तन का ही एक प्रभाव का उदाहरण है। अब आगे देखते हैं, इसका दूसरा उदाहरण है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको हम वापस गैसीय CO2 यानी गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में हम बदल सकते हैं बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को 1 एटमॉस्फेयर तक घटा देते हैं। इसके लिए दाब को हम क्या कहते हैं, 1 एटमॉस्फेयर तक कर देते हैं, और जिससे कि ये जो शुष्क बर्फ होती है, शुष्क बर्फ क्या है, शुष्क बर्फ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या कहलाती है, ये शुष्क बर्फ भी कहलाती है। तो बच्चों हम वायुमंडलीय CO2 को यानी कि गैसीय CO2 को हम दाब परिवर्तन के द्वारा शुष्क बर्फ यानी कि ठोस CO2 में बदल सकते हैं। अब ये देखिए, इसको हम दाब परिवर्तन को ये एक चित्र के माध्यम से भी समझते हैं। ये देखिए, ये एक सिलेंडर है और ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है। तो सिलेंडर में ये कोई गैस भरी हुई है
और इसको हमने क्या करा है, पिस्टन की सहायता से हमने इस पर दाब डाला है। जब हम पिस्टन की सहायता से इस पर दाब डालेंगे तो क्या होगा, इसके जो अणुओं के बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि अणु पास पास हो जाएंगे। जब अणु पास पास हो जाएंगे तो यानी कि ये जो है गैस अवस्था, ये किसमें बदलने लगेगी, ये द्रव अवस्था में बदलने लगेगी। और जब हम इस दाब को और बढ़ा देंगे तो ये जो द्रव अवस्था है इसके अणु और पास पास आ जाएंगे, और जब और पास पास आ जाएंगे तो यानी कि द्रव अवस्था किसमें बदलने लगेगी, ये ठोस अवस्था में भी बदलने लगेगी। यानी कि दाब बढ़ाने पर जो गैस अवस्था है वो किसमें बदल जाती है, द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था का दाब बढ़ाने पर द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि दाब बढ़ाने पर ये जो गैस अवस्था है इसके अणु क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं, और पास पास आने पर ये बदल जाती है द्रव अवस्था में, और दाब बढ़ाने पर द्रव अवस्था के अणु और पास पास आ जाते हैं तो ये ठोस अवस्था में बदल जाती है। इसको हमने पीछे उदाहरण के माध्यम से भी समझा था। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे रसोई घर के सिलेंडरों में भरी जाती है, और CO2 के उदाहरण से हमने इसको समझा था। एक चीज और बच्चों, जैसे ये वाला जो सिलेंडर है, अगर इसमें इस पिस्टन के द्वारा हम दाब को बहुत ज्यादा बढ़ा दें, एकदम से ज्यादा बढ़ा दें, तो क्या होगा, इसके अणु जो हैं वो बहुत अधिक पास पास आ जाएंगे ज्यादा दाब के बढ़ने से, और ज्यादा पास पास आ जाएंगे तो ये जो गैसीय अवस्था है ये सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये सीधे ठोस अवस्था में भी बदल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इस पिस्टन से ज्यादा दाब बढ़ा दें पहले सिलेंडर में तो गैसीय अवस्था सीधे ठोस अवस्था में भी बदल सकती है। इस प्रकार हमने दाब बढ़ाने पर पदार्थ के अवस्थाओं को एक दूसरे में बदलते हुए देखा। तो समझ में आया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो बच्चों ये क्या होती है? सबसे पहले ये एक सतही प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए ये कोई गिलास है और इसमें मान लीजिए पानी रखा है, ये इस तरीके से, तो ये पानी की सतह क्या है? ये पानी की सतह है। तो ये एक सतही प्रक्रिया है, यानी कि वाष्पीकरण कहाँ से होता है? इस पानी की सतह से होता है। तो इसमें क्या होता है? द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर, तो बच्चों जो सतह के जो कण होते हैं वो क्वथनांक से नीचे, जैसे पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वथनांक से पहले किसी भी तापमान पर जब सतह के कण वाष्प में बदलने लगते हैं, जब सतह के कण वाष्प में बदलने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदल जाएं तो क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। और बच्चों अगर ये क्वथनांक वाले टेम्परेचर पे आके वाष्प में बदलेंगे तो ये क्वथनांक की कहलाएगी, फिर ये वाष्पीकरण नहीं कहलाएगी। वाष्पीकरण कहलाने के लिए क्वथनांक से नीचे या क्वथनांक से पहले किसी भी तापमान पर केवल सतह के कण वाष्प में बदल जाएं तो ये क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। इसको एक साधारण उसके द्वारा भी हम समझ सकते हैं। जैसे ये गिलास है, एक गिलास हमने लिया, ये मान लीजिए एक गिलास लिया है, इसमें हमने ये पानी भर के रख दिया यहाँ पे, और पानी भर के रख दिया और इसके सतह पर हमने एक ये निशान लगा दिया। अब हम इसको गर्मी में किसी भी स्थान पर रख देंगे सुबह से लेकर शाम तक, और जब शाम को हम इसे चेक करेंगे तो हम देखेंगे हमने जो निशान लगाया था उससे पानी का जो लेवल है वो नीचे डाउन हो गया है, यानी कि अब पानी का जो स्तर है वो कम हो गया है। तो पानी का स्तर कम हो गया है, क्यों हो गया है? पानी कहाँ चला गया? इसका स्तर कम क्यों हो गया? तो बच्चों इसका स्तर वाष्पीकरण की वजह से कम हुआ, क्योंकि सतह से जो कण थे इसके वो वाष्प बन करके उड़ गए। तो ये क्रिया क्या है? वाष्पीकरण है। अब हम देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहले आता है सतही क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। बच्चों जैसे ये गिलास है, इसका सतही क्षेत्रफल ये वाला है, सतह का जो क्षेत्रफल है, तो अगर इस क्षेत्रफल को हम बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने एक गिलास में ये पानी लिया है, इसमें वाष्पीकरण की दर देखें, और एक हम किसी बड़े बर्तन में, हमने मान लीजिए किसी बड़े बर्तन में, टब में या किसी में हमने इसको पानी को ले लिया, और इसमें वाष्पीकरण की दर देखें तो किसमें वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी? जिसका सतही क्षेत्रफल ज्यादा होगा, यानी कि जिसकी जो सतह है जिसकी ज्यादा है, इसका सतही क्षेत्रफल ज्यादा है, इसमें वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। अब आता है तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि का वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों तापमान बढ़ाने से
वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जब हम इसका तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि तापमान बढ़ाने से पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जो पदार्थ के कण हैं इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वो तेजी से वाष्प बन के उड़ने लगेंगे। तो बच्चों, तापमान में वृद्धि से भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब आगे चलते हैं। आर्द्रता। आर्द्रता क्या है? अगर हवा में आर्द्रता है, आर्द्रता यानी कि नमी, अगर वायु में नमी है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। बच्चों, कोई भी सतह है उससे वाष्पीकरण इस पर निर्भर करता है कि उसके आसपास जो वायु है या उसके आसपास जो वो है, एटमॉस्फेयर है, उसमें नमी या आर्द्रता कितनी है। अगर मान लीजिए वायु में नमी है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अगर मान लीजिए बाहर नमी है तो पहले से ही नमी है तो वायुमंडल तो ये वाष्पीकरण की दर जो है ये कम हो जाएगी, यानी कि पानी जो है वो वाष्प के रूप में कम उड़ेगा। और अगर बाहर वायु आर्द्रता नहीं है वायु में और वायु शुष्क है, उसमें नमी की कमी है, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। आपने देखा है बारिश के समय में बच्चों जब हम कपड़े सुखाते हैं तो बारिश के समय में कपड़े सुखाने पर वो सूखते नहीं हैं। कई कई दिनों तक ऐसा होता है, बारिश हो रही है तो कपड़े नहीं सूखते। क्यों नहीं सूखते? क्योंकि जो कपड़े हैं उनसे जो पानी जो वाष्प के रूप में उड़ता है वो वायुमंडल में बारिश के दिनों में पहले से ही नमी है। जब पहले से ही नमी है तो जो आसपास का वायुमंडल है वो गीले कपड़ों से पानी को वाष्प के रूप में ग्रहण नहीं करता, और जब वो ग्रहण नहीं करता तो वह वाष्पीकरण की दर घट जाती है, और वाष्पीकरण की दर घटने से कपड़े वहां पर कई कई दिनों तक नहीं सूखते। अब आगे चलते हैं। वायु की गति। वायु की गति का वाष्पीकरण की दर पे क्या प्रभाव होता है? अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। मतलब वायु की गति अगर बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, और वायु की दर घट जाएगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अब आते हैं वाष्पीकरण से शीतलता। वाष्पीकरण से शीतलता कैसे प्राप्त होती है? वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को, बच्चों ये जो वाष्पीकरण हो रहा था इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा कुछ ना कुछ लुप्त होती है, तो जो ऊर्जा लुप्त हुई है या इस कार्य में जो ऊर्जा लगी है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए जो द्रव के कण हैं ये अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। तो जो वाष्पीकरण में जो ऊर्जा लुप्त हुई है, जो वाष्पीकरण में ऊर्जा लगी है, उसको गेन करने के लिए जो द्रव के कण हैं वो क्या करते हैं, आसपास के वायुमंडल से या आसपास के वातावरण से ऊर्जा को अवशोषित करने लगते हैं। और जब आसपास के वायुमंडल से ऊष्मा या ऊर्जा इसमें चली जाएगी तो वातावरण कैसा हो जाएगा? वातावरण आसपास का शीतल हो जाएगा। इसे हम वाष्पीकरण से शीतलता कहते हैं, यानी वाष्पीकरण की वजह से आसपास का जो वातावरण है वो शीतल हो जाएगा। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, और आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके सुझाव ही मुझको मोटिवेट करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के भी शेयर कीजिए, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।